नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। और आज हम अपना अध्ययन आगे बढ़ाते हुए बीए फाइनल हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज जो हम आरंभ करेंगे वो क्या है, देखिए उसका सबसे महत्वपूर्ण जो अपना टॉपिक आता है वो है कि हमने प्रयोगवाद के बारे में अध्ययन किया था। प्रयोगवाद प्रगतिवाद के बाद आने वाली एक साहित्यिक धारा थी। प्रयोगवाद में की प्रवृत्तियों के बारे में हमने अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि वो क्या करते हैं, उनके काव्य में नई शैली है, नई प्रतीक हैं, नए उपमान हैं और इन उपमानों को उन्होंने आम जीवन के समाज से या समाज के आम जीवन के लोगों के रोजमर्रा के कार्यों से उन्होंने उनको ग्रहण किया है। हमने चर्चा की थी कि जो नई कविता है वह भी प्रयोगवाद का ही एक भाग है। प्रयोगवाद का आरंभ होता है हमारा तार सप्तक से, कि तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है 1943 में, जिसका संपादन किया है अज्ञे ने। दूसरा सप्तक प्रकाशन हुआ है 1951 में। अब जैसे ही 51 का जो सप्तक प्रकाशित हुआ तो वहां से आरंभ होता है हमारी नई कविता का, कि नई कविता के जो कवि थे और तार सप्तक के जो कवि थे, इन दोनों कवियों की जो काव्य भावना थी उसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। इसलिए हुआ क्या था कि 1953 में एक नए पत्ते पत्रिका थी, उसका प्रकाशन हुआ और उस नए पत्ते पत्रिका में अज्ञे जी ने रेडियो वार्ता में एक साक्षात्कार में रेडियो वार्ता में सबसे पहले कहा था कि भाई कि प्रयोगवाद जो है वो नई कविता ही है, प्रयोगवाद का दूसरा नाम नई कविता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रयोगवाद को नई कविता मानने वाले पहले व्यक्ति हैं कौन? अज्ञे जी, कि जिन्होंने प्रयोगवाद कहा कि प्रयोगवाद ही क्या है, एक नई कविता है। अब वस्तुतः यदि हम सिद्धांत के तौर पर देखें तो नई कविता का जो आरंभ होता है वह होता है 1954 से। 1954 में जगदीश चंद्र गुप्त ने नई कविता नामक एक पत्रिका का संपादन किया था और वहीं से इस नई कविता का आरंभ माना जाता है। तो नई कविता आंदोलन को आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो जगदीश चंद्र गुप्त को जाता है। अब प्रयोगवाद और नई कविता दोनों ही साथ साथ यहां पर चलते हैं और आगे तक 1960 तक जो कविता की अगली धारा साठोत्तरी आती है, वहां तक इन कवियों की जो विचार हैं, प्रवृत्तियां हैं, लगभग सभी एक समान चलती हुई दिखाई देती हैं। और जो इन कवियों का हम परिचय करेंगे वो परिचय भी एक साथ करेंगे, क्योंकि नई कविता प्रयोगवाद के कवि जो हैं बिल्कुल जुड़े हुए हैं, सामान्यतः एक ही धारा के हैं, एक ही भाव विचार के हैं, इसलिए उनका अध्ययन हम इन दोनों के बाद हम उस कवियों का प्रमुख परिचय करेंगे। तो देखिए नई कविता के बारे में देखते हैं। नई कविता क्या है देखते हैं। 1953 में नए पत्ते का प्रकाशन हुआ। नए पत्ते एक पत्रिका थी, नए पत्ते का प्रकाशन हुआ 1953 में नए पत्ते का प्रकाशन हुआ। ठीक है, इस पत्रिका में अज्ञे ने, किसने? अज्ञे ने प्रयोगवाद को नई कविता कहा। तो नई कविता का जो नाम है वो सबसे पहले प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति हैं कौन? अज्ञे। कि अज्ञे ने प्रयोगवाद को क्या कहा? नई कविता की धारा कहा। कब? 1953 में प्रकाशन, नए पत्ते के प्रकाशन में जब इनका इंटरव्यू लिया जा रहा था साक्षात्कार में, रेडियो आकाशवाणी के जरिए इन्होंने एक फीचर प्रकाशित हुआ था, उसमें इन्होंने क्या कहा था कि भाई अज्ञे ने प्रयोगवाद को क्या कहा? नई कविता कहा। तो नई कविता का नाम किसने दिया है? नाम किसने दिया है? अज्ञे ने। अज्ञे ने सबसे पहले नाम दिया।
अब आगे देखते हैं। नई कविता का आरंभ। सन 1954 में सन 1954 में जगदीश चंद्र गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। प्रकाशन से माना जाता है। देखिए यहां है कि नई कविता को नाम किसने दिया? अग्गे ने। लेकिन इसका जो सैद्धांतिक तौर पर यदि हम देखें कि कहां से इसका शुरुआत हुई है, तो वो देखते हैं कि नई कविता का आरंभ सन 1954 में। कब? 1954 में जगदीश चंद्र गुप्त द्वारा, किसके द्वारा? जगदीश चंद्र गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका। यह नई कविता क्या थी? पत्रिका थी एक, के प्रकाशन से माना जाता है। 1954 में जगदीश चंद्र गुप्त ने नई कविता नामक एक पत्रिका का संपादन किया और उस पत्रिका का नाम क्या था? नई कविता। उस पत्रिका के नाम से ही इस कविता का नाम फिर आगे क्या चल गया? नई कविता के नाम से इसको जाना जाने लगा और नई कविता का जो आरंभ है वो 1954 से ही माना जाने लगा। तो नई कविता का आरंभ कब होता है? 1954 में जगदीश चंद्र गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। नई कविता नाम किसने दिया? अग्गे ने दिया। कब दिया? 1953 में प्रकाशित नई पत्ते पत्रिका में उसने अग्गे जी ने प्रयोगवाद को क्या नाम दिया था? नई कविता। लेकिन नई कविता का वस्तुतः सही प्रकार से देखें आरंभ कब हुआ है? नई कविता पत्रिका से हुआ है, जिसका संपादन 1954 में जगदीश चंद्र गुप्त जी ने किया था। देखिए आगे, इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से, इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से नई कविता प्रयोगवाद का विस्तार है। इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से नई कविता जो है वो किसका? प्रयोगवाद का क्या है? विस्तार है। कि प्रयोगवाद के जो कवि थे उनके जो भाव विचार थे वो आगे जाकर किसमें सम्मिलित हो गए? नई कविता में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से नई कविता जो है वो प्रयोगवाद का ही विस्तारात्मक रूप उसमें देखने को मिलता है। तो हम पढ़ रहे हैं आज नई कविता के बारे में कि नई कविता क्या है, नई कविता का आरंभ कब से हुआ है और प्रयोगवाद और नई कविता में क्या संबंध पाया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि नई कविता क्या है? प्रयोगवाद का ही एक क्या है? दूसरा रूप है। और इसका आरंभ कब से होता है? 1954 में प्रकाशित नई पत्रिका के प्रकाशन से इसका आरंभ माना जाता है। इस प्रकार क्या है? ऐतिहासिक दृष्टि से नई कविता प्रयोगवाद का ही क्या है? एक विस्तार है। तो सबसे पहले तो आप इसको लिख सकते हैं कि कब से इसका आरंभ माना जाता है और किसने इसका प्रयोग किया है। 1953 में नई पत्ते का प्रकाशन हुआ था और इस पत्रिका में अग्गे ने प्रयोगवाद को नई कविता कहा था, लिख सकते हो, कहा था। और नई कविता का आरंभ 1954 में
जगदीश चंद्र गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। इसको यहां से अब मिटाकर आगे पढ़ते हैं। देखिए, नई कविता की सर्व प्रमुख विशेषता अनुभूति की सच्चाई, पहली है अनुभूति की सच्चाई और दूसरी विशेषता है बौद्धिकता या विवेक मूलक दृष्टि। कि इनकी नई कविता की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? दो विशेषताएं क्या हैं? अनुभूति की सच्चाई, बौद्धिकता या विवेक मूलक दृष्टि इसकी सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं। कि यही विशेषताएं लगभग हमने कहां पढ़ी हैं? प्रयोगवाद में पढ़ी हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं क्या कि अनुभूति की सच्चाई एक थोड़ी अलग विशेषता है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बौद्धिकता के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि नई कविता है वह व्यक्ति के जीवन को विवेक मूलक दृष्टि से देखना पसंद करती है। वह व्यक्ति के जीवन को एक जीवन के रूप में स्वीकार करती है, उसके कोई भाग या उसके टुकड़े करना वह पसंद नहीं करती कि ये जीवन दुख भरा रहा, ये सुख भरा रहा, इस प्रकार उतार चढ़ाव का जीवन रहा। वह जीवन को एक संपूर्ण भाग के रूप में, एक सामान्य भाग के रूप में, एक पूरे भाग के रूप में वह स्वीकार करती है। इसलिए उसको देखने की जो उसकी दृष्टि है नई कविता की, वो कैसी है? बौद्धिकता से परिपूर्ण है। यही विशेषता हमने कहां पढ़ी है? प्रयोगवाद में पढ़ी है। तो हम देखते हैं कि नई कविता की जो सर्वप्रमुख विशेषताएं हैं दो कौन कौन सी हैं? अनुभूति की सच्चाई है और बौद्धिकता है। इनके बारे में अब आगे जो हमारा अध्ययन है वो अपनी अगली क्लास में, अगले अपने उसमें इसका विस्तार पूर्वक हम अध्ययन आरंभ करेंगे। केवल आज हमने नई कविता का आरंभ पढ़ा है, नई कविता का आरंभ कैसे होता है और नई कविता की सर्वप्रमुख विशेषताएं क्या हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए इसके सिद्धांत और इसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जो प्रयोगवाद से मिलती जुलती हैं, उन प्रवृत्तियों के बारे में हम आगे अध्ययन आरंभ करेंगे। धन्यवाद।